Yes, people, I hope you guys are doing great and you guys are super awesome. I'm making this video specifically for you guys so that एक सवाल आ रहा था बहुत frequently कि आखिर MCS के अंदर जो first question है 40 marks का उसको कैसे handle करना है. So I thought I'll just make a small video and I'll address this issue. I hope जो भी बच्चे ऐसे जो कि रेगुलरली पूरा ही पढ़े हैं वो एकदम सॉर्टेड है, उन्होंने एक एक लेक्चर बहुत केयरफुली देखा है और उन्होंने मेरा लास्ट का जो कंक्लूडिंग लेक्चर है वो भी बहुत केयरफुली देखा है. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में रही होगी. अगर कुछ क्वेरी आ जाती है तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है बेटा जी, तो अच्छे से देख लीजिए. अदरवाइज आई बिलीव यू आर सुपर सॉर्टेड विद एवरीथिंग कि क्या क्या एग्जाम में कैरी करके ले जाना है, किस सीक्वेंस में एग्जाम के पहले पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि लास्ट लेक्चर में आपको बताइए. बट फिर भी एक बार जनरली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्यारे से बच्चे होंगे जो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े होंगे, तो उन बच्चों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हैंडल करना होता है. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा अबाउट एमसीएस, नॉट जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन बट एन ओवरऑल स्ट्रक्चर, एन आइडिया हाउ टू अटेम्प्ट एमसीएस का पेपर. चलो गुंडे आ जाओ. सबसे पहली चीज, अगर हम एमसीएस के पेपर की बात करते हैं, उस पेपर के अंदर आपको मिल जाता है पहला 40 मार्क्स का एक जनरल क्वेश्चन जो कि अपेक्षा करते हैं कि चैप्टर नंबर 6 से आता है. उसके बाद में आपको मिल जाता है रिमेनिंग 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि हम अपेक्षा करते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 के केस लॉ से आने चाहिए. ये हमारी बेसिक अपेक्षा और ऐसा पेपर आता है. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? When we are talking about the 60 marks, वहां पे आप जितने एफर्ट्स देते हो, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, वापस बता रहा हूं, जितने यहां पे आप एफर्ट्स देते हैं उतने आपके मार्क्स आते हैं. जितने एफर्ट, जितनी ज्यादा बार रिवीजन किया है, जितनी ज्यादा बार क्विक रिवीजन देखा है, योद्धा और सारथी को अच्छे से रिवाइज किया है आप बच्चों ने, आप सारथी को योद्धा को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, एमसीएस का क्विज दिया है, ये सब चीजें जितनी बार किया आपने, जितनी बार रिवीजन किया आपने, उतना आपको हेल्पफुल होगा. जितनी बार क्विक रिवीजन आपने देखे उतना हेल्पफुल रहेगा. जितने आप एफर्ट्स लोगे, जितनी मेहनत करते हो, उतने आपके मार्क्स अच्छे आते हैं. ठीक है बेटा जी, तो इसमें दो ही चीजें चाहिए, एक एफर्ट और एक बहुत जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस. तो आई गेस कि आप बच्चों ने बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की होगी. क्लास के दौरान ही तकरीबन 200 क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिए थे. अभ्यास शीट अगर आपने सारी लिख दी है देन यू आर एनीवे सुपर सॉर्टेड. आपको राइटिंग प्रैक्टिस एकदम सॉर्टेड है, हमने टाइमर के साथ किया है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट. तो अगर इन 60 मार्क्स की बात करें तो आप बच्चे अगर अच्छे से एफर्ट्स लिए हैं, रिविजन किया है और राइटिंग प्रैक्टिस, अभ्यास शीट सारी लिखी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, आप मस्ती से एग्जाम के अंदर मार्क्स ले आएंगे. ठीक है गुंडे, यहां पर सिर्फ एक ही परेशानी आ सकती है. क्या? अच्छे से सुना मेरी बात को. व्हाट इफ एनी क्वेश्चन इज asked out of the syllabus. हाय दैया, अगर कोई ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया जो सिलेबस के बाहर है तो हम क्या करेंगे? कि हम जो केस लॉस पढ़ के गए, इन केस लॉस से बाहर कोई केस लॉ पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? अच्छे से समझना इस चीज को. देखो बेटा जी, जब भी एक क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड जाएगा, मतलब एक लीगल इशू होगा उस क्वेश्चन में, अच्छे से मेरी बात को समझना, राइट. इट कुड बी एनीथिंग. कोई भी एक एग्जांपल ले लो किसी भी केस का, उस पर अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो दो ही पॉसिबल आंसर बनते हैं. इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन तो उसमें 50,000 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर एक केस स्टडी क्वेश्चन है तो उसमें दो ही पॉसिबल आंसर होते हैं. मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपसे एक चीज पूछ ली गई कि द फैक्टर्स टू बी डिटरमिन्ड while there is the factors to be determined the amount of penalty under securities law are illustrative और exhaustive. तो वो जो तीन फैक्टर्स आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज, डिस्प्रपोर्शनेट गेन, अनफेयर एडवांटेज, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कुछ याद आ रहा होगा. ये जो तीन पॉइंट आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी का अमाउंट डिटरमिन करता है, ये एग्जॉस्टिव है या इलस्ट्रेटिव है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो दो ही तो ऑप्शन है, या तो ये एग्जॉस्टिव या इलस्ट्रेटिव है. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ध्यान रखो कि उसके दो ही पॉसिबल आंसर्स होंगे इफ इट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन, राइट. आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि आपके पढ़े हुए केसेस के बाहर से है,
तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, अपने फॉर्मेट से चिपक के रहना है। हमने एक फॉर्मेट में पढ़ा है, पहला हमारा पॉइंट आ जाता है फैक्ट्स, बहुत अच्छे से आप सारे फैक्ट्स लिख देंगे। दूसरा फैक्ट्स एंड लीगल इशू, एक ही पॉइंट हो सकता है, या फिर आपने दूसरा पॉइंट बना दिया है लीगल इशू इन्वॉल्व। यहां पे आपको उस क्वेश्चन में लीगल इशू आइडेंटिफाई करना है कि आखिर क्या लीगल इशू है इस सवाल का, वो लीगल इशू आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में आ गया एप्लीकेबल प्रोविजन एंड केस लॉ। अगर आपको एप्लीकेबल प्रोविजन पता है, सेक्शन, डॉक्ट्रिन, वो लिख देंगे। अब केस लॉ तो पता ही नहीं है क्योंकि वो सिलेबस के बाहर का सवाल है, तो ठीक है, केस का नाम नहीं पता। लेकिन ये जो लीगल इशू आपने यहां पे आइडेंटिफाई किया है, आपको अपनी नॉलेज यूज करते हुए 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि वो लीगल इशू का आंसर येस में होगा या नो में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है क्या आपको? किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर जो लीगल इशू है उसका आंसर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो येस या फिर नो। अपना मन बना के एक अपने माइंडसेट के हिसाब से, जो अभी तक आपने लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से यू टेक अ स्टैंड। आपको नहीं पता है अगर केस लॉ, यू टेक अ स्टैंड, येस होगा या नो, उसके हिसाब से यहां पे आप लीगल इशू का आंसर लिखेंगे, एंड में कंक्लूजन लिख देंगे उस स्टैंड के हिसाब से जो आपने लिया है। यहां पर 50% पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन है, 50% पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। मान लेते हैं कि आपने जो स्टैंड लिया वो गलत भी है, स्टिल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द लीगल इशू, यू हैव रिटन समथिंग इन द आंसर, यू विल एटलीस्ट गेट सम मार्क्स ना। तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में, आज तक एक ही अटेम्प्ट ऐसा हुआ है जिसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे, दैट वाज दिसंबर 2022। अगर वैसा कभी सवाल आ जाता है तो आपने क्या करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कभी भी नहीं है। अपने फॉर्मेट को यूज करते हुए लीगल इशू आइडेंटिफाई करके फिर अपना ओपिनियन लेना है, येस साइड या नो साइड, और उसके हिसाब से आंसर लिख देना है। I hope I am communicating very clearly. How come there were students who scored exemption 70 even in December 22 attempt? How come there were students rank list December 22 में भी? Because पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी है हर टाइप के पेपर के लिए। तो अगर एग्जाम ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, केस लॉ आपको पता ही नहीं, आपके सिलेबस के बाहर का है, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी से उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये 40 मार्क्स का जो पहला सवाल है इसका क्या करना चाहिए? बेटा जी इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो क्लियर है, दैट यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के सारी चीजों को एक बार रीड कर लो, एकदम हमने क्लास में पूरा डिस्कस भी कर लिया था अच्छे से एनालिटिकली। इससे होता क्या है कि एग्जाम में जो केस आएगा 40 मार्क्स का, उसमें 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं वो चैप्टर 6 से ही पूछे गए हो, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। पहली चीज तो ये कर लिया। अब दूसरी चीज क्या, ये जो क्वेश्चन है ये मोरलेस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ही डिपेंडेंट है कि एग्जाम में आपका मगज चलना चाहिए और आपने इसका आंसर लिखना है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने के लिए व्हाट यू शुड डू, यू शुड practice at least one such question। कोई बच्चा अगर सिर्फ मॉड्यूल 3 दे रहा है तो 3-4 प्रैक्टिस करो आप। और मैंने आपके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक दी है, वो भी मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आपको पता है वेबसाइट पे सारे बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस हैं और ड्राइव लिंक में उसके आंसर भी हैं। आप एक क्वेश्चन लो, उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, एंड देन यू सी दी मॉडल आंसर ऑल्सो। विश्वास मानिए आपका आंसर मॉडल आंसर के आंसर जैसा शायद नहीं भी होगा इस केस स्टडी क्वेश्चन में, बट यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। राइटिंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फोकस करना अच्छे से, प्रैक्टिस करना एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो केस स्टडी के आंसर में मैंने देखी है, आई हैव सीन हंड्रेड्स भी, आई थिंक नाउ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज जो आरटीआई के माध्यम से बच्चों की आती है। समझना अच्छे से, हर उस बच्चे को मार्क्स मिले हैं, you have to write something relevant to get marks in the first question of MCS। MCS के पहले क्वेश्चन में you have to just write something to get the marks। किन बच्चों को मार्क्स नहीं मिले? जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है।
यू हैव टू राइट समथिंग. इतना दिमाग होना चाहिए. क्वेश्चन देख रहे हैं, पैराग्राफ है, ये चैप्टर नंबर 6 है. अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हैव टू राइट समथिंग. यू टू जस्ट राइट समथिंग. आप जो लिख रहे हैं वो क्लोजली कनेक्टेड भी है अगर आंसर से, यू विल गेट मार्क्स देयर. गलती कहां है? उन बच्चों की जो या तो आंसर लिख ही नहीं रहे या फिर आंसर बहुत ही छोटा लिख रहे हैं. अब यहां पे जब एक क्वेश्चन 10 या 8 मार्क्स का आता है, यू कैन नॉट राइट अ हाफ पेज का आंसर देयर. यू हैव टू राइट 2 साइड्स 3 साइड्स. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 2.5 साइड का आंसर बनाना पड़ेगा. अब वहां पे यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन देखा, जो भी आपको ठीक लगता है स्टार्ट राइटिंग. यू हैव टू राइट इट. आप लिख कर आए हैं, मार्क्स मिलेंगे. अगर आप लिख के ही नहीं आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप लिख कर आए लेकिन वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है तो हो सकता है मार्क्स नहीं मिले होंगे. लेकिन मोस्टली आपको अपने एंड से क्या करना है, लिख के आना. देखो, लिख कर आओगे तो आपको कम ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा आंसर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहा है तो मार्क्स पक्का ही नहीं मिलेंगे. तो यहां पर एक की क्या है, प्रैक्टिस करना है. 1-2 आंसर अगर पूरी राइटिंग प्रैक्टिस के बनने, पास्ट ईयर क्वेश्चन तो है ही है, फर्दर मेरा पूरा वर्कबुक है, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं. आपने वो अगर 2-3 भी प्रैक्टिस कर लिए, यू विल बी सॉर्टेड. फिर आपका आंसर हो सकता है मॉडल आंसर से मैच ना हो, लेकिन आपको एक बार लिखते जम जाएगा. ठीक है गुंडे? फर्दर आप क्या कर सकते हो, मेरी वर्कबुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं और मैंने मेरे ड्राइव लिंक में उनके सारे आंसर्स भी देख रखे हैं. तो आप एक बार क्वेश्चन और आंसर को मिनिमम रीड तो कर ही सकते हैं. जिनके पास समय कम भी है वो एक बार बेर मिनिमम रीड तो कर सकते हैं. यू गेट अ फेयर आइडिया कि हाँ, हमें एक लेवल का आंसर लिखना है ताकि ICSI को लगे कि हम CS बनने के लायक हैं. दैट्स इट. ठीक है गुंडे? अब इसके साथ में एक और चीज जो बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है, व्हाइल अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, नेवर अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एट द फर्स्ट. वाह. अटेम्प्ट दिस एट द एंड. इसको एंड में अटेम्प्ट करो, इसको शुरू में अटेम्प्ट मत करो. दिस इज व्हाट आई रिकमेंड. जो 60 मार्क्स का रिमेनिंग पेपर है वो आपके हाथ में है, वहां पर आप श्योर अच्छा स्कोर करने वाले हो. तो जो पहले वो 60 का अटेम्प्ट करो और लास्ट का 1 आवर इसी के लिए छोड़ो, 1 आवर इसके लिए छोड़ो. और लास्ट के 1 आवर में भगवान का नाम लेके जो बचपन से आज तक देखा सीखा है उसके बेस पे यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड देन ट्राई एंड राइट दैट आंसर इन द लास्ट 1 आवर. एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी. आई डोंट थिंक कि अगर ये सब चीजें फॉलो की, एनी वन ऑफ यू कैन फॉल बिलो एन एग्जाम्शन. I think examination is very doable. Hundreds of kids have done it. What you need to do is you need to work hard. Obviously here, खूब सारी बार क्विक रिविजन्स देखने, अच्छे से रिविजन्स देखने, आपको ये सबको कंठस्थ कर लेना है. राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक कर ली होगी. दिस इज नॉट द टाइम टू डू एनी राइटिंग प्रैक्टिस. जिन बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है ना, वो अभी थोड़ी बहुत कर लो. अदरवाइज आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस आपने एम्पल की ड्यूरिंग द रेगुलर बैच. एग्जाम के एक दिन पहले एक आंसर लिख के जाना है. हाँ, ये एक और चीज़ ध्यान रखना है गुंडो. MCS के एग्जाम के एक दिन पहले अपन को एक आंसर पूरा लिखना है अपने फॉर्मेट में. उससे क्या होता है, हमें याद आ जाता है फॉर्मेट. 1-2 आंसर पूरे लिख लो. कोई भी अभ्यास शीट का रैंडम क्वेश्चन उठाओ और 1-2 आंसर पूरे लिख लो. उससे यू गेट बैक टू द फ्लो के हाँ, आंसर का फ्लो ये था. अदरवाइज एग्जाम में फर्स्ट सेकंड आंसर में टाइम लग जाता है, थोड़ा सा स्पीड बनने में. ठीक है गुंडो? आई थिंक ये सब फॉलो करोगे, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू. तो आई थिंक यू सॉर्टेड. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो क्या करना है तो वो भी बता दिया. और आपको फर्स्ट 40 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है, यू हैव टू जस्ट फॉलो दीज बेसिक थिंग्स एंड यू गोइंग टू किल इट इन द एग्जामिनेशन. एंड एज आई ऑलवेज से, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू रीच समवेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी. यू हैव टू डू एवरी रेगुलर थिंग, एवरी स्मॉल थिंग इन द परफेक्ट वे. अगर आप हर छोटी चीज परफेक्टली कर रहे हो तो आप अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाओगे. आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है. हर छोटी चीज परफेक्टली करते जाओ एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते जाओ. ओके? खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो. मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द बेस्ट.